लास्ट एपिसोड में हमने बात की चित्रा रामकृष्ण की और उस मिस्टीरियस योगी की जिनके कहने पर चित्रा रामकृष्ण एनएससी को चला रही थी। एनएससी एम्प्लॉयज के सैलरी अप्रेजल्स हो, किसी की अपॉइंटमेंट हो या फिर डिविडेंड पे आउट हो, हर एक चीज की डायरेक्शन इस योगी से आती थी। लेकिन अगर मैं आज आपको बता दूं कि स्टोरी में योगी है ही नहीं, तो इस वीडियो जिसे हमने 2-3 दिन पहले अपलोड किया है उसमें हमने इस पूरे मामले की बात की है। लेकिन उसके बाद कुछ और रिसर्च करते टाइम हमें पता चला कि स्टोरी में कोई भी बाबा नहीं है, ये बस एक बनी बनाई स्टोरी है। और इसी स्टोरी को आप सभी के सामने आज हम रखने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है कुबेरा, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सुचिता दलाल की बुक द स्कैम बहुत पॉपुलर है और उस पर एक बहुत बड़ी वेब सीरीज स्कैम 1992 भी बनी है, जो कि काफी सुपरहिट भी रही। लेकिन उनकी एक और बुक है जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, और वो है एब्सोल्यूट पावर। और इस बुक में इस केस के बारे में ऐसे कुछ राज हैं जो काफी कुछ बयां करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बुक पर भी एक वेब सीरीज आ सकती है, क्योंकि इसकी स्टोरी ही इतनी बेहतरीन है। जैसे कि हमें पता है कि स्कैम 1992 में कई सारे बीएसई के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके बाद जरूरत महसूस हुई एक और स्टॉक एक्सचेंज की, जिसके बाद एनएससी को लाया गया। लेकिन अब एनएससी में भी ऐसा ही होने के बाद सवाल ये है कि क्या सिर्फ मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज आने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर हम मुद्दे की बात करते हैं तो जब एनएससी के सीईओ पद के लिए जब चित्रा रामकृष्ण को चुना गया, उस टाइम सीईओ पद के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं की गई। जब भी एनएससी हो, बीएसई हो या फिर और कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई रेगुलेटर हो जैसे कि सेबी, इनमें जब सीईओ और बड़ी पोजीशंस की हायरिंग होती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है। फिर उनमें से जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधा चित्रा रामकृष्ण को सीईओ और एमडी बनाया गया एनएससी का, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। अब इसके पीछे किसका रोल ये पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया है उनका शायद अभी तक इस पूरे खेल में बहुत बड़ा रोल है, और ये धीरे धीरे इस वीडियो में आपको पता भी चलेगा। जिस बाबा की स्टोरी चित्रा रामकृष्ण सभी को बता रही है वो एक्चुअल में कोई बाबा है ही नहीं, क्योंकि उनकी एक बात कहती है कि उस बाबा को वो 20 साल से जानती है। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हिमालय पर रहते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि ईमेल कैसे एक्सेस करते हैं अगर वो बाबा है तो, जिसके बाद उन्होंने कहा कि योगी के पास कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके जरिए वो ईमेल को एक्सेस करते हैं। उसके लिए उन्हें फिजिकल में होना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको ऐसे कुछ इमेज दिखाने वाला हूँ जिससे ये प्रूव हो जाता है कि इस पूरी स्टोरी में कोई भी योगी या बाबा नहीं है। ये बहुत ही एक प्री प्लान्ड चीज है। जबकि मिस रामकृष्ण कह रही है कि ये योगी हिमालय पर रहते हैं, इन्हीं योगी का उन्हें एक मेल आया है, और इस ईमेल में वो कहते हैं कि मैं इंडिया के ट्रिप पर हूँ और 7 और 8 मार्च 2015 को मैं दिल्ली में हूँ। आई विल बी हैप्पी टू मीट ऑन एनी ऑफ दिस 2 डेट्स। 7 तारीख को मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन 8 मार्च को हम आफ्टरनून में मिल सकते हैं। ये ईमेल उन्होंने मिस रामकृष्ण और उनकी सेक्रेटरी दोनों को भेजा था। अब इस ईमेल में सबसे शॉकिंग चीज ये है कि वो कहते हैं कि वी विल मीट वसंत विहार एट माय दिल्ली ऑफिस। इसमें वो कहते हैं कि हम वसंत विहार में मेरे दिल्ली ऑफिस में मिलेंगे, जिसका सिंपल सा मतलब है कि या तो ये कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई बिजनेसमैन। जिसके बाद मिस रामकृष्ण की सेक्रेटरी उनको ईमेल करती है कि 8 तारीख को वो आपसे मिलेगी, जिसका ही मतलब है कि ये जो भी हिमालय की बातें हो रही है ये पूरी तरह से झूठी है। यहाँ पर टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती थी। ये मीटिंग सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग्स तक लिमिटेड नहीं थी। 17 फरवरी 2015 का ये ईमेल तो आपको हैरान कर देगा, जिसमें ये सो कॉल्ड योगी मिस रामकृष्ण को लिखते हैं कि कीप बैग्स रेडी, अपनी बैग्स रेडी रखो, मैं नेक्स्ट मंथ सेशेल्स ट्रैवल करने का प्लान कर रहा हूँ। वो कोशिश करूंगा कि तुम भी मेरे साथ आओ। अगर तुम्हें स्विमिंग आती है तो हम स्विमिंग और सी बाथ एंजॉय करेंगे और उसके बाद बीच पर आराम करेंगे। इस ईमेल में वो लिखते हैं कि मैं अपने टूर ऑपरेटर से सारे टिकट्स करवा लूंगा। जिसके बाद इस सो कॉल्ड बाबा की अगली आइडेंटिटी का पॉइंट हमें नेक्स्ट ईमेल में मिलता है, जो कि आता है 16 सितंबर 2015 को, जिसमें मिस रामकृष्ण से कहते हैं कि तुमने मकर कुंडला सॉन्ग सुना है जो मैंने तुम्हें भेजा है। अगर इस सॉन्ग की बात करें तो एक डिवोशनल सॉन्ग है तमिल लैंग्वेज में, जिसे बॉम्बे सिस्टर्स ने गाया है, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये पर्सन तमिल है। यहाँ पर सीबीआई को लग रहा है कि आनंद सुब्रमण्यम इस मामले में योगी है और इसलिए उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं, क्योंकि आनंद सुब्रमण्यम ऑलरेडी ग्रुप सीईओ थे और इतनी बड़ी पोजीशन पे है तो ऑलरेडी उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें चित्रा रामकृष्ण से लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद चित्रा रामकृष्ण भी कहती है कि मुझे भी यहाँ पर फंसाया गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो पर्सन यहाँ पर क्लियरली मेल्स में कह रहा है कि मैं 2 दिन के लिए इंडिया आ रहा हूँ
और हम मेरे दिल्ली के ऑफिस में यानी वसंत विहार में मिलेंगे। और इस ईमेल में वो क्लियरली कोड से आनंद सुब्रमण्यम का भी कई बार नाम ले रहा है, तो जहां पर चित्रा रामकृष्णन जो खुद उस पर्सन को कई बार मिली है। और इनफैक्ट ये मेल्स सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके सेक्रेटरी को भी आए थे, जिन्होंने भी उन मेल्स को रिप्लाई करके उन मीटिंग्स को अरेंज किया। तो यहाँ इस केस में आनंद सुब्रमण्यम योगी होना मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चित्रा रामकृष्णन और एनएससी का पूरा बोर्ड यही चाहता है कि आनंद सुब्रमण्यम ही योगी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये कहा जाएगा कि इन्फॉर्मेशन इनसाइडर के साथ ही शेयर की। लेकिन अगर बाहर का कोई पर्सन ट्रू होता है तो वो ना कि सिर्फ चित्रा रामकृष्णन बल्कि एनएससी के बोर्ड के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। आशा करते हैं कि इस मामले में और इन्वेस्टिगेशन बाहर आएगा। साथ ही हम सुचिता दलाल को टैग कर इस बारे में और चीजें बाहर लाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि ये कोई योगी नहीं बल्कि एक भोगी है जो दो चीजों से फायदा लेना चाहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो ये सारी चीजें जरूर सुनता है कि स्टॉक्स को बाय करो, इस फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में क्या पड़ा है, जमीन खरीद लो। और जब आज जैसा मार्केट गिर जाता है तो कई बार हम सुनते हैं कि मार्केट से दूर रहो। तो ये जो सो कॉल्ड हॉट इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको मिलती है, चाहे वो आपके कलीग से हो, एडवाइजर से हो, या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स या अंकल से, तो ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये पूरा नॉइज कट करना चाहिए और कंप्लीट क्लैरिटी ढूंढनी चाहिए कुवेरा पर। कुवेरा एक सेफ स्पेस है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए, जहां पर कोई भी हॉट टिप्स या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रेशर नहीं किया जाता। कुवेरा एक सुपर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने लाइफ गोल्स अचीव कर सकते हैं, फिर वो एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट हो, चाइल्ड का एजुकेशन हो, गाड़ी या कुछ कार खरीदनी हो, या फिर बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करना हो। आप अपनी पेस और कंफर्ट के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इंटेलिजेंट रिकमेंडेशंस मिलते हैं जो आपको अपने गोल्स को मीट करने के लिए गाइड करते हैं। कुवेरा का ये मानना है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू से ही पाया जा सकता है, और इसीलिए वो डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा एज अ कमीशन बच जाता है। तो अब इन रैंडम एडवाइस के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए और खुद के वेल्थ मैनेजर बनिए कुवेरा पर, जो कि एक सेफ स्पेस है इन्वेस्ट करने के लिए। इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। या तो उसे एनएससी पर पूरा कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड डायरेक्टर से लेकर कई सारी जो अपॉइंटमेंट्स है वो इस सो कॉल्ड पर्सन ने ही की है। ये पर्सन एनएससी के हर एक ऑफिशियल को नाम से जानता है, हर एक बोर्ड मेंबर को नाम से जानता है, किसको क्या पोजीशन देनी है वो भी जानता है, कौन कैसा काम कर रहा है ये भी इस पर्सन को पता है। अब इस पर्सन का इस पूरे मामले में दो फायदे हो सकते हैं। या तो इस पर्सन की एनएससी में कुछ शेयर होल्डिंग हो सकती है जिससे इस पर्सन का एनएससी के आईपीओ से फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बातें एनएससी के आईपीओ को लेकर की जा रही है। लेकिन बाद में जब ये स्कैम बाहर आया तब एनएससी को अपना आईपीओ रोकना पड़ा। और दूसरी चीज, यहाँ पर कोई बड़ा स्कैम चल रहा था। एनएससी का कोलोकेशन स्कैम तो सभी के सामने ही आया है, जिसमें कई सारे ब्रोकर्स को लाखों करोड़ों का फायदा भी हो चुका हो सकता है, और शायद इस पूरी स्टोरी का उस चीज से बहुत ज्यादा लेना देना है। एक और भी चीज आपको बता देता हूं, द एब्सोल्यूट पावर में एक और शॉकिंग चीज बताई गई है, और वो ये है कि एनएससी को हमेशा कोई ना कोई कंट्रोल करते आ रहा है। इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम पर यहाँ पर कई सारे आरोप हुए हैं कि उन्होंने हमेशा एनएससी को अपने कंट्रोल में रखा। उन पर ऐसा भी आरोप है कि वो कई सारे स्टॉक्स को बेनामीज पे नाम पर खरीद लेते थे। कई सारे लोगों ने उनकी इस बात की शिकायत ऊपर तक की, लेकिन किसी ने भी कुछ भी एक्शन नहीं ली। तो इन सारे फैक्टर्स को देखकर हम समराइज कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई बाबा नहीं है, ये या तो कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन है, और ये मोस्ट प्रोबेबली एक तमिल पर्सन हो सकता है। और जहां तक योगी बाबा और हिमालय की बातें हैं, ये बस स्टोरी बनाई गई इस पूरी चीज को छुपाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन, छोटी से लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन, इस पर्सन के साथ शेयर होती रही। अब रिसेंटली सीबीआई ने भी इस मामले में अपना जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी से आगे बढ़ाया है। तो आने वाले टाइम में स्टोरी में जो भी कुछ होता है उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। बस आपको बताना चाहते हैं कि एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जब इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस तरह से चलाया जाता है तो पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज पर उसका बहुत खराब इंपैक्ट होता है। और हाँ, जाते जाते कुवेरा को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही सिंपल और अमेजिंग प्लेटफॉर्म है।